हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। उसको एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि ये थ्योरी एक्चुअल में क्या कहता है और साथ ही हम उसकी डिटर्मिनेंट्स को पढ़ेंगे थॉरोली। लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस किया और साथ ही लॉ ऑफ डिमांड को हमने अच्छे से समझा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए। और लेक्चर नंबर 3 में हम आगे डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि उसकी एक्सेप्शंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। और इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है लॉ ऑफ डिमांड क्या है। उसको एक सूटेबल स्केड्यूल एंड डायग्राम से हमें डिस्कस करना है उसको। ठीक है, किसी भी थ्योरी को समझने से पहले क्वेश्चन तो दिमाग में आता ही है कि थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, ये इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन माइक्रो लेवल। क्यों इम्पॉर्टेंट है, अब ये क्वेश्चन आता है। अगर इसका जवाब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में दूँ तो ऐसा कहा जा सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है ना, वो बेसिकली ये शो करता है कि डिफरेंट प्राइस लेवल पे एक कंज्यूमर की डिमांड कैसे चेंज हो रही है कमोडिटी के रिलेटेड। ठीक है, उसकी जो कमोडिटी वो पहले मतलब उसकी जो कमोडिटी की क्वांटिटी वो पहले लेती थी, अब वो क्वांटिटी घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, उसको हम एनालाइज करते हैं लॉ ऑफ डिमांड में। ठीक है, और उसी लॉ ऑफ डिमांड को देखते हुए ना कि एक अगर प्राइस इतना है तो कमोडिटी इतना उसको डिमांड किया जा रहा है, तो उसी को देखते हुए क्या होता है, प्रोडक्शन वगैरह होता है। फर्दर प्रोडक्शन थ्योरी भी है, ठीक है, जो लॉ ऑफ डिमांड से कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है कि जितना डिमांड है कंट्री में, जितना इकोनॉमी में डिमांड है, उतना ही हम गुड्स प्रोड्यूस करें। अगर तो इसमें फिर से अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है इकोनॉमी में, तो उसमें प्रॉब्लम अराइज होता है कि वेस्टेज हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड से हम ये रिलेट करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी वेस्टेज जो है वो कम हो और उतना ही इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो जितना जितना ज़रूरत है। और यही प्रोडक्शन कहीं ना कहीं रिलेट करता है हमारे नेशनल इनकम को। ठीक है, और जितना नेशनल इनकम ज़्यादा होगा, कंट्री उतनी डेवलप्ड होगा। तो इसी तरह लॉ ऑफ डिमांड कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। तो हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है एक्चुअल में। तो लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने बताई कि द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है किसी भी चीज़ का, किसी भी कमोडिटी का, अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके लिए जो क्वांटिटी डिमांड किया जाएगा उस कमोडिटी का, वो डिक्रीज़ हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी चीज़ का प्राइस पहले 20 रुपीज़ थी और उसके बाद उसका प्राइस चेंज होकर 15 हो गया, मतलब प्राइस में डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, प्राइस अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो अगर क्वांटिटी पहले 20 की प्राइस में लोग 30 खरीदते थे, अभी 15 हो गया, तो उसका क्वांटिटी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे क्योंकि वो सस्ती हो गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी उसका कंज्यूम करेंगे लोग। यही बोलता है लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली कि इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब उल्टा रिलेशनशिप है। तो यही बोलता है कि अगर प्राइस घट रहा है, प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसके लिए डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगा, और अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड जो है उसके लिए डिक्रीज़ हो जाएगा। डिमांड का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ का कितना क्वांटिटी एक कंज्यूमर ले रहा है, ख़रीद रहा है। अब उसका कुछ बेसिक एजम्पशन है इस लॉ ऑफ डिमांड की। ठीक है, इसमें पहला जो एजम्पशन है, मतलब ये हमें मान के रखना है कि ऐसा है इकोनॉमिक का कंडीशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर पहले लोग चाय प्रेफर करते थे ओवर टी, ठीक है, मान लीजिए, तो अभी भी वो चाय ही प्रेफर कर रहे हैं, उनका टेस्ट प्रेफरेंस कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, सेम रहा है, ये लिखा है रिमेन्स द सेम, देर इज़ नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जो भी कंज्यूमर है उसका इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि उसका इनकम बढ़ गया, क्योंकि इनकम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी लेगा, महंगी होने पर भी वो ले लेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको ये एज्यूम करना है कि उसका जो भी इनकम था पहले जितना था अभी भी उतना ही, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ना वो कम हुआ है ना ही वो बढ़ा है। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब कुछ रिलेटेड गुड्स हैं जैसे कि सब्सटीट्यूट एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझा देती हूँ कि सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। सब्सटीट्यूट गुड्स बेसिकली वो गुड्स होता है जो हम एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी। हम या तो टी ले सकते हैं या फिर कॉफ़ी ले सकते हैं, इनको हम सब्सटीट्यूट गुड्स कहते हैं। नो कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो दो गुड्स या फिर कुछ गुड्स हम एक साथ यूज़ करना होता है, जैसे कि कार एंड पेट्रोल हम एक साथ यूज़ करेंगे। हम सिर्फ कार को यूज़ नहीं कर सकते विदाउट पेट्रोल, या फिर पेट्रोल का भी कोई डिमांड नहीं है, कार अगर नहीं होता तो पेट्रोल का भी डिमांड नहीं होता। ठीक है, तो उनको हम कम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, जिनको हम साथ में यूज़ करते हैं। और एक सिचुएशन हमको एज्यूम करना होता है कि कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज इन द नियर फ्यूचर। मतलब ऐसा नहीं है कि
कंज्यूमर को कहीं से पता चला कि नहीं सॉल्ट का प्राइस अचानक से बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको खरीदो, ऐसा कुछ कोई सिचुएशन नहीं होना चाहिए। सिचुएशन एकदम नॉर्मल होना चाहिए कि उसको कहीं से मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही है। ऐसा नहीं है मार्केट में बहुत ज़्यादा अफवाह फैली हुई है कि ये उसका प्राइस बढ़ जाएगा, इसका प्राइस घट जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। पूरा नॉर्मल सिचुएशन होना चाहिए। अब जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, हम लॉ ऑफ डिमांड को एक टेबल, एक स्केड्यूल की और एक डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। पहले हमको जो दिया हुआ है वो एक हाइपोथेटिकल डिमांड स्केड्यूल दिया है एक कंज्यूमर का, ठीक है। जिसमें हम देखते हैं कि जब किसी भी एक कमोडिटी मान लीजिए उसका प्राइस जब 6 था तब उसका क्वांटिटी जो डिमांड किया गया था मार्केट में वो 10 था, उसका डिमांड मार्केट में 10 था, ठीक है। जब उसका क्वांटिटी जब उसका प्राइस डिक्रीज़ हो गया तब उसका क्वांटिटी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। उसकी क्वांटिटी पहले से ज़्यादा अब डिमांड की जा रही है, पहले 10 था अभी 20 हो गया, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है। और एग्जैक्टली यही बोलता है लॉ ऑफ डिमांड कि अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ होगा। सिमिलरली अगर नेक्स्ट में जाते हैं तो उसमें फिर से प्राइस डिक्रीज़ हुआ और प्राइस डिक्रीज़ हो गया 4 हो गया, ठीक है। और फिर से हम देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ गया, 20 था, 20 से अभी 30 हो गया, ठीक है। ऐसे ही पूरा टेबल ऐसी है कि रुपीज़ जब प्राइस जब 3 हो गया तब 40 क्वांटिटी डिमांड किए गए, प्राइस जब 2 हो गया तब 50 क्वांटिटी डिमांड किए गए, प्राइस जब 1 हो गया तब 60 क्वांटिटी डिमांड किए गए। मतलब ओवरऑल हम देखते हैं कि जितने जब भी प्राइस डिक्रीज़ हो रही है अल्टीमेटली क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। और एक्जैक्टली वही लिखा हुआ है कि टेबल शोज द वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस बाय ए कंज्यूमर, thus at rupees 6 the quantity demanded is 10 units. As the price falls successively by 1 rupees, the quantity demanded correspondingly increases by 10 units for every decrease in the price. अब उसी स्केड्यूल को हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। अगर पहले तो हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये जो इधर का एक्सिस है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं और उसमें हम प्राइस को प्लॉट करेंगे, ठीक है। डिफरेंट प्राइस को हम शो करेंगे इधर। और नेक्स्ट जो है और नीचे एक्स एक्सिस में हम कमोडिटी को प्लॉट करेंगे, ठीक है, कि कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी डिमांड किया गया है, जैसे कि 10, 20, 30 ऐसे क्वांटिटी डिमांड किया गया है, इसको हम प्लॉट करेंगे इधर। जो देखो जब उसका प्राइस 6 था तब उसका क्वांटिटी कितना डिमांड किया गया था, उसका क्वांटिटी 10 डिमांड किया गया था। उसके बाद उसका प्राइस जब 5 आ गया, मतलब प्राइस जब डिक्रीज़ कर गया तब उसका क्वांटिटी क्या हो गया, क्वांटिटी बढ़ के 20 हो गया, यहाँ पे आ गया क्वांटिटी, ठीक है। अब उसको हम अगर मैच कर देंगे तो यहाँ पे आता है पॉइंट, ठीक है। अगले जब उसका प्राइस फिर से डिक्रीज़ किया और 4 तक आ गया तब उसका क्वांटिटी 30 पे आ गया, क्वांटिटी फिर से बढ़ गया तो क्वांटिटी आ जाएगा इधर और उसका प्राइस इधर जाके मैच कर लेगा इधर में, ठीक है। ये होता है उसका पॉइंट। फिर से प्राइस अगर जब 3 हो गया तब प्राइस गया इधर और उसका इंक्रीज़ हो गया उसका क्वांटिटी में तो क्वांटिटी गया इधर, ठीक है। उसको हम ऐसे मिला लेंगे। फिर से प्राइस 2 पे आ गया और क्वांटिटी 50 हो गया तो क्वांटिटी 50 इधर। प्राइस 1 में आ गया तो क्वांटिटी फिर से बढ़ गया और बढ़ के 60 हो गया तो आ गया इधर। अब उसी को हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देते हैं ऐसे, ठीक है। उस स्ट्रेट लाइन में हम मिला देंगे तो ये हमारा डिमांड कर्व डी, ये जो डी है इसको हम ऐसे लिख लेंगे, बस हो गया, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो डिमांड कर्व है ना वो इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है, ऐसे शिफ्ट हो रहा है ये, ठीक है, राइट की ओर शिफ्ट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्राइस फॉल्स एंड द क्वांटिटी डिमांडेड गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। प्राइस गिरता जा रहा है बट जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। बट जो भी क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं, जो भी डिमांड था हमारा उस कमोडिटी के रिलेटेड वो इंक्रीज़ हो ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक इन्वर्स रिलेशन शो कर रहे हैं। इन्वर्स रिलेशनशिप की वजह से बेसिकली ये जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और इसी इन्वर्स रिलेशनशिप की वजह से जो डिमांड कर्व है वो राइट की ओर शिफ्ट हो रही है। बस यही था आपका लॉ ऑफ डिमांड। आई होप आप लोगों ने ये समझ लिया है। ये बस इतना ही है कि जब भी आप किसी भी चीज़ का प्राइस में चेंजेस आ रहा है तो क्वांटिटी में भी जो भी डिमांड था उसका उसमें भी चेंजेस आएगा। अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब उल्टा रिलेशन होगा। और उसी को हम इन्वर्स रिलेशनशिप कह रहे हैं और उसी को हमने एक डायग्राम की मदद से दिखाया है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है। कुछ फैक्टर्स है जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं कमोडिटी के लिए। एक कमोडिटी की डिमांड को वो
डिटरमाइन करते हैं बेसिकली, उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। नाउ वो डिटर्मिनेंट या फिर वो फैक्टर्स जो भी हो वो क्या क्या है हम देखते हैं, और कैसे वो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को डिटरमाइन करते देखते हैं। पहला तो है वो आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो किसी भी कमोडिटी का कितना डिमांड होगा वो बेसिकली मेनली जो है वो प्राइस से डिटरमाइन करते हैं कि प्राइस, अगर प्राइस ज़्यादा है किसी भी कमोडिटी का उसका इसका मतलब ये है कि उसका डिमांड कम होगा, अगर प्राइस कम है किसी कमोडिटी का तो उसका मतलब ये है कि उसका डिमांड ज़्यादा होगा। Now, the law of demand states that if other variables remain constant, there is an inverse relationship between, अभी हमने पढ़ा कि इसमें inverse relationship है, कि इसमें inverse relationship है प्राइस एंड कमोडिटी डिमांड में। अभी हमने पढ़ा कि इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस एंड डिमांड में। The inverse relationship implies that when the price of a commodity falls, demand for it increases, and when the price of the commodity rises, demand for it decreases. Okay, तो यही हम पढ़ रहे थे प्राइस ऑफ द कमोडिटी की प्राइस कैसे इफेक्ट करता है। प्राइस को हमने लगभग पढ़ ही लिया कि अगर इंक्रीज़ हो रहा है प्राइस में तो डिमांड डिक्रीज़ होगा, यही है। Now next is consumers income. There is a positive relationship between consumer income and the demand for a commodity. Okay, पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर एक कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज़ हो रहा है, उसका इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, उसका इनकम में राइज है, उसका इनकम बढ़ रहा है, तो डिमांड जो भी है उसका डिमांड भी बढ़ेगा, उसका डिमांड भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो प्राइस, तो इनकम एंड डिमांड में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी किसी कंज्यूमर का इनकम बढ़ रहा है, उसका इनकम इंक्रीज़ हो रहा है, उसमें उसकी कैपेसिटी जो है किसी भी चीज़ को ख़रीदने की वो बढ़ रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड किया जाएगा किसी भी प्रोडक्ट का। इसीलिए कंज्यूमर की इनकम एंड डिमांड के बीच एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ रहा है तो साथ ही साथ डिमांड भी बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी। अगर मान लीजिए कि कोई कमोडिटी है जो कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी, अगर टी का प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, ठीक है, टी का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो लोग क्या करेंगे, टी से कॉफ़ी में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब टी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है और वो ख़रीदना नहीं चाहते, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो भी लोग पहले टी ले रहे थे ना, टी प्रेफर कर रहे थे, अभी वही लोग कॉफ़ी ले रहे हैं, तो कॉफ़ी की प्राइस उतना ही है। कॉफ़ी की प्राइस ऐसा नहीं है कि पहले 10 था अभी कम गया, ऐसा नहीं, तो कॉफ़ी के प्राइस 10 ही थे, कॉफ़ी की प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आया, बट फिर भी उसकी क्वांटिटी जो अभी डिमांड किए जा रहे हैं ना वो ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे? क्योंकि जो भी पहले टी ले रहे थे ना, अभी वो कॉफ़ी में आ गए, तो कॉफ़ी का डिमांड भी बढ़ गया, और यही करके प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी जो है वो इफ़ेक्ट करता है किसी भी एक कमोडिटी की डिमांड को। Now next is consumer taste and preference. Consumer taste and preference are important determinants of demand for a commodity. The demand for a commodity changes when the taste and preferences of the consumer changes. क्योंकि वो पहले पनीर कंज्यूम कर रहा था पर अब उसको अच्छा नहीं लगने लगा, ठीक है, वो अभी शिफ्ट कर गया, किसी और चीज़ खरीद रहा है, वो पनीर नहीं ले रहा है अभी। तो इससे क्या हो रहा है कि पनीर का ना ही प्राइस चेंज हुआ ना ही कुछ हुआ, जस्ट बिकॉज कि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गया, उसके लिए उसकी पनीर की क्वान्टिटी डिमांड में डिक्रीज़ आ गई, ठीक है। तो ऐसे करके कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी भी चीज़ की, किसी भी कमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। सिमिलरली, अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे जाके कोई भी चीज़ का प्राइस इंक्रीज़ होगा, या फिर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा या फिर डिक्रीज़ हो जाएगा, उससे क्या होगा कि वो अभी क्या करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ले लेगा, अचानक से उस कमोडिटी का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को ऐसा लग रहा है कि आगे जाके ये कमोडिटी महंगा होने वाला है, ठीक है, वो पहले से ही उसको स्टॉक करके रख देगा। तो ऐसे करके कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन आ जाती है। या फिर हो सकता है कि उसको ऐसा लग रहा है कि आगे जाके उसका इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, या फिर उसको प्रमोशन मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो क्या करेगा कि वो हाई प्राइस में भी, अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, फिर भी वो
ज़्यादा चीज़ ले लेगा, वो ज़्यादा उसका क्वांटिटी लेगा, क्योंकि उसको पता है कि आगे जाके उसका इनकम जो है वो बढ़ रहा है, वो बढ़ेगा, ठीक है। नाउ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, अगर कोई भी कंट्री का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, उसका पॉपुलेशन दिन के दिन बढ़ रहा है, तो उसी कंट्री में जो है डिमांड फॉर क्लॉथ्स, राइस, मेडिसिन, स्कूल एक्सेट्रा इंक्रीज़ होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्रेडिट फैसिलिटी। व्हेन क्रेडिट फैसिलिटी इज available, demand for commodity particularly of durable commodities and commodities of status symbol increases। जब भी किसी इकोनॉमी में क्रेडिट फैसिलिटी अच्छा हो तब उसी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगा, किन चीज़ों के लिए, जो भी ड्यूरेबल कमोडिटीज़ है और कमोडिटीज़ ऑफ स्टेटस सिंबल, ठीक है, कि मतलब 4 व्हीलर वगैरह, जो भी 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर है, मतलब ड्यूरेबल चीज़ें जो भी है, या फिर ऐसी फ़ोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनकी जो प्राइजेस, इनकी जो डिमांड है वो बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम इजी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं उसका, तो उसका डिमांड रहेगा। हमारे पास पूरा पैसा नहीं है बट फिर भी हम वो ले सकते हैं, क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके उसको दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वेदर। वेदर इज अनदर डिटर्मिनेंट व्हिच अफेक्ट द डिमांड फॉर ए कमोडिटी, ठीक है। अगर देख लीजिए फॉर एग्जांपल, जब भी हमारा समर का सीज़न होता है तब हम कोल्ड ड्रिंक का डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, बट इन विंटर सीज़न कोल्ड ड्रिंक का डिमांड नहीं होता। या फिर विंटर में जो भी हम क्लॉथ जो भी हम स्वेटर वगैरह विंटर की, या फिर विंटर में हम जो स्वेटर की डिमांड है ना वो बहुत ज़्यादा है, बट इन दैट द सेम टाइम समर में स्वेटर का डिमांड कोई नहीं करेगा। तो कुछ डिमांड जो है ना, कुछ कमोडिटी की डिमांड जो है वो वेदर पे भी डिपेंड करता है, वेदर भी उसको अफेक्ट कर रहा है, ओके। तो इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट सम एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। आज के लिए इतना ही।